देखिए, अब इस टॉपिक में हम यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड बात करेंगे। तो शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ड्राफ्ट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सुर्खियों में क्यों है? ये सुर्खियों में क्यों है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुर्खियों में क्यों है, ये हमको ज़रा सा बताइए आप। देखिए कि सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। देखिए, पृष्ठभूमि भारत में वर्ष 1968 में 1968 वर्ष 1992 में संशोधित यानी 1986 सबसे पहली बार जो शिक्षा नीति लाई गई वो 1968 में लाई गई। उसके बाद 1986 में लाई गई। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको संशोधित किया गया था 1992 में। तो दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ निर्मित की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का विजन भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर आधारित है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक न्याय संगत, जीवंत, ज्ञान आधारित समाज में रूपांतरित करने में प्रत्यक्ष योगदान कर सके। इसी के लिए अभी की नई शिक्षा नीति 2019 लाई गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 लाई गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और क्रियान्वयन कार्यक्रम एक्ट 1992। तो पहले जो 1986 में शिक्षा नीति थी, इसका जो कार्यक्रम था उसमें क्या क्या थे लक्ष्य। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करना था, जिसका आशय ये है कि सभी छात्र, चाहे उनकी जाति, पंथ, लिंग, धर्म कुछ भी हो, समान गुणवत्ता वाला शिक्षा प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य क्या थे? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो उद्देश्य था वो था सार्वभौमिक शिक्षा की पहुंच और नामांकन। 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वभौमिक प्राधिकरण और सभी बच्चों को अग्रिम आवश्यक स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में दीर्घकालिक सुधार करना था। माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा को आवश्यक कंप्यूटर कौशल से युक्त करने हेतु माध्यमिक स्तर के अनेक संस्थानों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए देखिए क्या था। उच्च शिक्षा लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करना एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की परिवर्तित मांगें या नवीन कौशल प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से शिक्षार्थियों द्वारा सीखने और आजीवन विद्यार्थी बने रहने की आवश्यकता पर बल देता है। नए ज्ञान की उत्पत्ति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनका उपयोग वर्तमान समय में नए ज्ञान की उत्पत्ति और नए, विशेष रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग के माध्यम से समय अंतराल काफ़ी कम हो गया है। भारत में जो जनसांख्यिकी लाभांश की अल्प अवधि है, इस लाभांश में लगभग 20 वर्षों से केवल कुछ अधिक समय तक ही बने रहने की अपेक्षा व्यक्त की गई है। तो वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखन SDG 4 वर्ष 2030 तक समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है नया शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है उसकी अनुशंसाएं यही है। विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली एंड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ये नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, ये कार्यक्रम NCERT द्वारा किया जाना है। इस नवीन पाठ्यक्रम के 2 भाग होंगे। एक भाग में 0 से 3 वर्ष के आयु वर्ग के लिए और दूसरा भाग 3 to 8 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। तो पहला भाग जो होगा इसका
प्राइमरी एजुकेशन का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ECCE, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर में जो है 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगा और 3 से 8 वर्ष के लिए वो चाइल्डहुड एजुकेशन वहाँ पर होगा। सुविधाओं और का मजबूतीकरण, तो आंगनबाड़ी और प्री स्कूल का विस्तार करना, जहाँ तक संभव हो उन्हें एक ही स्थान पर स्थापित करना, ठीक है ना। राज्य सरकारें प्रारंभिक बाल्य अवस्था के लिए शिक्षा के पेशेवर रूपों को से हर शिक्षक का कैडर तैयार करें, ठीक है। सीखने के अनुकूल परिवेश का निर्माण करना। प्रत्येक राज्य में संज्ञानात्मक वैज्ञानिक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों, कलाकारों, वास्तुकारों की एक समिति द्वारा ऐसे परिवेश का निर्माण करना है। किसके द्वारा? तो संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों, कलाकारों और वास्तुकारों की एक समिति द्वारा ऐसे परिवेश का निर्माण करना। ECCE को शामिल करने के लिए RTE अधिनियम का विस्तार किया गया। शिक्षा का जो दूसरा स्तर है वो है आधारभूत साक्षरता, गणना क्षमता, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, गणित अभ्यास, ठीक है। उसके बाद जो 8 से बड़े बच्चे होंगे, 3 से 8 साल के बाद के जो बच्चे होंगे उसमें गणित का अभ्यास कराना होगा। पढ़ने हेतु प्रतिदिन समर्पित घंटे, साप्ताहिक कार्यक्रम और विशेष सभाओं के माध्यम से ध्यान केंद्रण में वृद्धि करना। पीछे छूट गए विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से सहायता करने के लिए स्थानीय समुदायों के प्रशिक्षकों को शामिल करना और इस हेतु उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत करना। नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम क्या होता है? देखिए, यहाँ जहाँ प्रत्येक स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र सामान्यतः अपने कनिष्ठ साथियों के लिए स्कूल समय के दौरान ट्यूटर के रूप में कार्य करेंगे। जो भी छात्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सामान्यतः अपने कनिष्ठ साथी जो उनके साथ पढ़ने वाले हैं के लिए स्कूल समय के दौरान ही ट्यूटर के रूप में काम करना पड़ेगा। बीच में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पुनः समाकलन, इंटीग्रेटिंग ड्रॉप आउट, तो परिवहन व्यवस्था, छात्रावास, छात्रों की सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करके सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाकर शिक्षा तक उनकी पहुंच के अंतराल को कम करना। लंबे समय तक विद्यालय न जाने वाले किशोर किशोरियों के लिए सेकंड चांस एजुकेशन प्रोग्राम। कल्चरल एंड पेडोलॉजी, देखिए ये जो शिक्षा है इसका जो क्यूरिकुलम और पेडोलॉजी इसका क्या है? तो 5+3+3+4 प्रतिमान को अपनाया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बुनियादी चरण जो है ये फंडामेंटल स्टेज है, ठीक है। 5 वर्ष प्री प्राइमरी स्कूल के, 3 वर्ष तथा कक्षा 1 और 1-2। 5 वर्ष प्री प्राइमरी के स्कूल के, 3 वर्ष तथा कक्षा 1 और 2। तैयारी संबंधी चरण हो गया, प्रिपरेटरी स्टेज हो गया, इसमें तैयारी करेंगे बच्चे, तो 3 वर्ष से 3, 4, 5 तक के। माध्यमिक चरण हो गया, माध्यमिक चरण मिडिल स्टेज में क्या होगा कि 3 वर्ष कक्षा 6, 7, 8 एवं उच्च हाई स्कूल के लिए 4 वर्ष कक्षा 9, 10, 11, 12। तो अधिक समग्र गुण अनुभवात्मक चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सामग्री को, पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विद्यार्थियों के लिए विषय के चयन में लचीलापन लाना। हायर एजुकेशन में देखिए क्या होगा, तो हायर एजुकेशन में जो है पुनर्संरचनात्मक और इंस्टीट्यूशनल होगा। विभिन्न विषयों डिसिप्लिन्स में कार्यक्रमों के साथ बहुविषय संस्थानों का विकास करना। रिस्ट्रक्टिंग, निम्नलिखित 3 प्रकार के संस्थानों के साथ नई संस्थागत संरचना, एक अनुसंधान विश्वविद्यालय, एक शिक्षण विश्वविद्यालय और एक महाविद्यालय। तो अनुसंधान विश्वविद्यालय अनुसंधान, शिक्षण और पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। ये अनुसंधान जो है वो शिक्षण पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। शिक्षण विश्वविद्यालय में क्या होगा कि मुख्य रूप से उच्च गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही अत्याधुनिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। महाविद्यालय अनन्य रूप से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे। तो मोर लिबरल एजुकेशन,
तो मोर लिबरल एजुकेशन में क्या है कि सभी छात्रों के लिए एक साझा कार्यक्रम, 1-2 क्षेत्रों की विशेषताओं के साथ स्नातक पाठ्यक्रम को पुनः तैयार करना। लिबरल आर्ट्स, देखिए लिबरल आर्ट्स में 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रमों को प्रारंभ करना, जिसमें उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ विविध एग्जिट कार्यक्रम उपलब्ध कराना हो। 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स को मॉडल बहुविषयक लिबरल आर्ट्स संस्थानों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क द्वारा अधिगम परिणामों को रेखांकित किया जाएगा। विकास के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, न कि निर्णय पर। विद्यार्थियों की व्यावसायिक तत्परता पर ध्यान देना, उन्हें संस्थागत प्रक्रियाओं में शामिल करना। उसके बाद अनुसंधान है रिसर्च में देखिए क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना, गुणवत्ता युक्त अनुसंधान के लिए निधि उपलब्ध कराना तथा परामर्श, प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना। इसमें 4 प्रमुख प्रभाग शामिल होंगे: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी। हालांकि अतिरिक्त प्रभावों को शामिल करने में प्रावधान भी शामिल होंगे। एजुकेशन गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, देखिए एजुकेशन गवर्नेंस एंड एजुकेशन सामान्य, देखिए सामान्यतः क्या होगा कि सामान्य जनरल शिक्षा से संबंधित विज्ञान के विजन के विकास के लिए, शिक्षा से संबंधित जो विजन है उसके विकास के लिए कार्यान्वयन, मूल्यांकन और पुनरीक्षण के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा आयोग की स्थापना होगी। वही ना, विद्यालय स्कूल्स जो हो गए, पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना। ये कॉम्प्लेक्स एक सन्निहित क्षेत्रों से भी सभी चरणों की शिक्षा प्रदान करने वाले पब्लिक स्कूल के समूह के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राज्यों द्वारा शिक्षा संबंधी अन्य कार्य जैसे नीति निर्धारण, स्कूल संचालन आदि के नियामक कार्यों को पृथक किया जाएगा। नीति निर्धारण, स्कूल संचालन आदि के नियामक कार्यों को अलग किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक स्वतंत्र राज्य विद्यालय विनियामकीय प्राधिकरण का गठन करना, जो सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान बुनियादी मानक निर्धारित करेगा। प्रत्येक जिले में विद्यालय प्रणाली की निगरानी के लिए जिला शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में विद्यालय प्रणाली की निगरानी के लिए जिला शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो होगा वो सभी सरकारी और निजी उच्चतर शिक्षण संस्थान एक स्वतंत्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा शासित होंगे। यह बोर्ड पूर्ण स्वायत्तता युक्त स्थापना के लिए सर्वोच्च निकाय होगी। राष्ट्र मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नेतृत्व में एक प्रत्यायन परिवेश का सृजन करना होगा। उसके बाद शिक्षक मैनेजमेंट, शिक्षक के लिए क्या करना होगा कि उत्कृष्ट छात्रों के अध्ययन और पेशे में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रदान करनी होगी। ठीक है ना। शिक्षकों को जिले के आधार पर भर्ती करके, जैसा कि अब कई राज्यों में किया जाता है, प्रथमतः स्कूल कॉम्प्लेक्स में नियुक्त किया जाएगा। तत्पश्चात उन्हें विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। देश भर में सभी पैरा टीचर शिक्षाकर्मी प्रणालियों को वर्ष 2022 तक समाप्त कर दिया जाएगा। जितना भी पैरा टीचर प्रणाली है उसको सबको 2022 में समाप्त कर दिया जाएगा। शिक्षकों को विद्यालय समय के दौरान उनकी शिक्षण क्षमताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी गैर शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहते हैं कि शिक्षकों को विद्यालय समय के दौरान उनकी शिक्षण क्षमताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी गैर शिक्षण गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50 घंटे के लगातार चलने वाले प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को अनिवार्यतः पूरा करने का प्रावधान होगा। शिक्षकों के लिए जो है ना, हर वर्ष में 50 घंटे का लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होगी, उसको अनिवार्यतः पूरा करना होगा। हायर एजुकेशन में भी इसके समान प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम किए जाएंगे। 2030 तक सभी हायर एजुकेशन में संकाय के लिए अस्थायी रोजगार कार्यकाल निगरानी प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। सभी शिक्षकों के पास शैक्षणिक प्रशासन बनाने हेतु संभावित कैरियर प्रोन्नति विकल्प उपलब्ध हों। शिक्षा में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है।
तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के द्वारा आभासी प्रयोगशालाओं को स्थापित करना है। इसके कारण दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विषयों के प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सकेगी। मिशन के तहत प्रौद्योगिकी के समावेशन, परिनियोजन, उपयोग पर निर्णय को सुविधाजनक बनाने हेतु एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम को स्थापित किया जाएगा। अभिकलनात्मक बोध क्या है? समस्याओं और उनके समाधानों को चिंतन प्रक्रिया को इस प्रकार शामिल करना जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रभावी तरीके से उन्हें निष्पादित किया जाता है का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना। संस्थानों शिक्षकों विद्यार्थियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से बनाए रखने के लिए नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ एजुकेशन डेटा को स्थापित किया जाएगा। अब देखो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, उसके बाद स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो है ये क्यों चर्चा में है? स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हाल ही में नीति आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का 2य संस्करण जारी किया गया। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान, वर्तमान में स्कूली शिक्षा का विषय भारतीय संविधान के अनुसूची 7 की समवर्ती सूची में समाविष्ट है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची में से मध्यवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए, स्कूली शिक्षा का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, जो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो है इसके बारे में है कि इसे नीति आयोग द्वारा मानव संसाधन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो है इसे नीति आयोग के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य और संघ शासित केंद्र प्रदेशों के वर्ल्ड बैंक तथा इस क्षेत्र से विशेषज्ञ के सहयोग से विकसित किया गया है। वस्तुतः राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार यह प्रतिस्पर्धी और सहयोगात्मक संघवाद की भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। संकेतक, इसमें 3 संकेतक शामिल हैं जिन्हें निम्नलिखित 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। परिणाम तथा आउटकम्स, इसमें अधिगम, लर्निंग, पहुंच, युवा, शुद्ध, नामांकन अनुपात, अवसंरचना, सुविधाएं और साम्यता, इक्वलिटी जैसे आउटकम शामिल हैं। लर्निंग आउटकम, एसेस आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। लर्निंग आउटकम, एसेस आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आउटकम, इक्वलिटी आउटकम्स, गवर्नेंस प्रोसेस, एडिंग एंड आउटकम्स, ये सबका मानक रहेगा, ठीक है ना। शासन प्रक्रिया, सहायता, परिणाम, गवर्नेंस प्रोसेसेस, एडिंग, आउटकम, इसमें छात्र और शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे आउटकम में सहायक संकेतक शामिल हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक समान तुलना के लिए 3 समूहों, बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। रैंकिंग, देखिए ये 2 प्रकार की रैंकिंग प्रदान करता है, अर्थात समग्र प्रदर्शन रैंकिंग, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग है। 2 तरह की रैंकिंग है, ठीक है ना। 3 समूह, राज्य और संघ शासित प्रदेशों को एक समान तुलना के लिए 3 समूह, बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया। 3 तरह का स्टेट है इंडिया में, एक बड़ा राज्य है, एक छोटा राज्य है, एक यूनियन टेरिटरीज है। रैंकिंग कैसे करते हैं? 2 तरह की रैंकिंग है, एक ओवरऑल रैंकिंग है और दूसरी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग है, दूसरी जो है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग है। तो निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन स्कोर केरल के लिए 76.6% से लेकर उत्तर प्रदेश के लिए 36.4% रहा। हरियाणा, उड़ीसा, असम ऐसे बड़े राज्य हैं जिन्हें सबसे अधिक सुधार किया है, जबकि कर्नाटक, उत्तराखंड के प्रदर्शन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। छोटे राज्यों में जैसे कि मेघालय, नागालैंड और गोवा को काफ़ी सुधार हुआ है। मेघालय, नागालैंड, गोवा में काफ़ी सुधार हुआ है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में गिरावट परिलक्षित की गई है। संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ ने भी अपने समग्र प्रदर्शन को बरकरार रखा है। पीसा टेस्ट, देखो पीसा टेस्ट क्या है? पीसा टेस्ट क्या है? ये सुर्खियों में
भारतवर्ष 2021 में आयोजित होने वाले अगले पीसा टेस्ट में भागीदारी करेगा। भारतवर्ष 2021 में आयोजित होने वाले अगले पीसा टेस्ट में भागीदारी करेगा। पीसा क्या है? ये पीसा जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम है। टेस्ट है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट है। पीसा क्या है? वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन हेतु OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का एक कार्यक्रम है। इस टेस्ट का उद्देश्य उसका व्यापक विश्लेषण करना है। किसी देश में शिक्षा प्रणाली अपने छात्रों को उच्च शिक्षा और उसके पश्चात रोजगार के लिए तैयार करने के संदर्भ में दिशा में काम कर रही है। पीसा टेस्ट के अंतर्गत 15 वर्ष 3 माह और 16 वर्ष 2 माह के मध्य की आयु के उन छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है जो किसी शैक्षणिक संस्थान में 7वीं या उससे ऊपर की कक्षा में नामांकित हो। पीसा टेस्ट के अंतर्गत 15 वर्ष 3 माह और 16 वर्ष 2 माह के मध्य की आयु के उन छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है जो किसी शैक्षणिक संस्थान में 7वीं या उससे ऊपर की कक्षा में नामांकित हो। पीसा गणित पठन रीडिंग। पीसा टेस्ट पीसा गणित पठन रीडिंग और विज्ञान और नवोन्मेषी विषयों जैसे कि सहयोगात्मक समस्या समाधान वित्तीय साक्षरता में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। परंपरागत टेस्ट परीक्षाओं के विपरीत पीसा टेस्ट छात्रों का मूल्यांकन उनकी स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि उनके अनुप्रयोग क्षमताओं के आधार पर करता है। पीसा टेस्ट प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात आयोजित किया जाता है और आगामी टेस्ट को वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। ये प्रथम बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। देखिए भारत की जो भागीदारी है पीसा टेस्ट में, भारत इससे पूर्व मात्र एक बार वर्ष 2009 में पीसा टेस्ट में भाग लिया था जिसमें उसने 73 देशों में 72वां स्थान प्राप्त किया था। तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2009 के खराब परिणामों के लिए इसमें शामिल अप्रासंगिक आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रश्नों को उत्तरदायी ठहराया था और भविष्य में इससे भाग न लेने का निर्णय लिया था। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पीसा टेस्ट 2021 के लिए भारत की भागीदारी की पुष्टि की है। चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों के साथ ही 600 नवोदय विद्यालय चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों के साथ ही 600 नवोदय विद्यालय और 3000 केंद्रीय विद्यालय के लगभग 1.75 लाख छात्र वर्ष 2021 में होने वाले पीसा टेस्ट में भाग लेंगे। सोचो भाई। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2019। चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालय के साथ ही 600 नवोदय विद्यालयों और 3000 केंद्रीय विद्यालयों के लगभग 1.75 लाख छात्र वर्ष 2021 में होने वाले पीसा टेस्ट में भाग लेंगे। विश्व शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। देखो शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है वो क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2019 एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2019 सुर्खियों में है। हाल ही में एनजीओ प्रथम द्वारा अर्ली ईयर्स नामक शीर्षक से एसर रिपोर्ट्स 2019 जारी की गई है। एसर्स 2019 एनजीओ प्रथम द्वारा हाल ही में एनजीओ प्रथम के द्वारा अर्ली ईयर्स नामक शीर्षक से एसर रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। एसर 2019 सर्वेक्षण के बारे में अर्ली ईयर्स प्रारंभिक वर्षों पर ध्यान केंद्रित करना मानव जीवन चक्र के प्रारंभिक वर्षों में संज्ञानात्मक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। एसर के अर्ली ईयर्स के तहत 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा और स्कूली पूर्व की स्थिति से संबंधित डेटा को एकत्रित किया गया है। निम्नलिखित 4 डोमेन में वर्गीकृत चयनित दक्षताओं की खोज करता है जैसे कि आरंभिक भाषा अधिग्रहण, आरंभिक गणितीय कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और सामाजिक और भावनात्मक अधिगम। देखो एसर के बारे में करते हैं, एसर के बारे में देखते हैं। तो एसर नमूना आधारित एक पारिवारिक सर्वेक्षण है, ठीक है ना। एसर जो एक नमूना आधारित एक पारिवारिक सर्वेक्षण है और भारत में सबसे बड़ा नागरिक आधारित सर्वेक्षण भी है। ये एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति तथा सीखने के मूलभूत स्तर के संबंध में विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है। एसर वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष ग्रामीण भारत में 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मूलभूत पठन और अंकगणितीय कार्य करने की क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वर्ष 2017 की बियॉन्ड बेसिक्स
वर्ष 2017 के बियॉन्ड बेसिक्स नामक एसर रिपोर्ट 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की क्षमताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी। देखो इसका प्रमुख निष्कर्ष क्या है। जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के मध्य प्री स्कूल और स्कूल नामांकन पैटर्न की स्थिति। इस आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चों का किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकन है। पूर्व प्राथमिक ग्रेड कक्षा 1 से 3 में बच्चों की स्थिति। इस संदर्भ में बच्चों की आयु वर्ग में भिन्नता है, जो कि कक्षा 1 में सर्वाधिक है, लेकिन इसके आगे की प्रत्येक कक्षा में ये घटती जाती है। प्रत्येक कार्य को अधिक आयु वाले बच्चे अपेक्षाकृत कम आयु वाले बच्चे की तुलना में बेहतर रूप से निष्पादित करते हैं। प्रत्येक कार्य को अधिक आयु वाले बच्चे अपेक्षाकृत कम आयु वाले बच्चों की तुलना में बेहतर रूप से निष्पादित करते हैं। सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालय का बेहतर प्रदर्शन है। सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों का बेहतर प्रदर्शन है। निजी विद्यालयों के बच्चों को सभी महत्वपूर्ण कारकों को, जैसे कक्षा 1 में आयु भिन्नता, पारिवारिक कारक, संपन्नता, माता पिता की शिक्षा, कुछ आधारभूत क्षमताएं, उनके साथ बच्चे पहले की कक्षा में कुछ आधारभूत क्षमताएं जिनके साथ बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं के कारण अपेक्षाकृत अधिक सीखने का लाभ प्राप्त होता है। शिक्षा में माता की भूमिका। प्री प्राइमरी सेक्शन में जिन बच्चों की माताओं द्वारा स्कूली शिक्षा के केवल 8 या उससे कम वर्ष ही पूर्ण किए गए हैं, उनके बच्चे की आंगनबाड़ी या सरकारी या प्राइमरी कक्षाओं में जाने की संभावना अधिक होती है। लैंगिक अंतराल, जेंडर गैप्स क्या है। यह अंतराल 4 से 8 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों के मध्य अधिक दृष्टिगत होता है। जेंडर गैप, जहां सरकारी संस्थान में नामांकित लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक है। जेंडर गैप अगर देखा जाए तो 4 से 8 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों के मध्य अधिक दृष्टिगोचर होते हैं, जहाँ सरकारी संस्थानों में नामांकित लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक है। वहीं निजी संस्थान में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है। संज्ञानात्मक कौशल देखिए, 5 वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चे सभी प्रकार की गतिविधियों को करने में असमर्थ हैं। 5 आयु वर्ष के अधिकांश बच्चे सभी प्रकार की गतिविधियों को करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों के परिवार में कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिन बच्चों के परिवारों में कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वे अपेक्षाकृत असमान रूप से प्रभावित होते हैं। भारत में प्री स्कूली शिक्षा और देखभाल। भारत में प्री स्कूली शिक्षा और उसका देखभाल। शिक्षा का आधार अधिनियम। यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्री स्कूल आयु अर्थात 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया और पूर्व प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए। शिक्षा की वार्षिक स्थिति। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एसर और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास के माध्यम से अंतर हम समझ सकते हैं। देखिए एसर सर्वेक्षण में क्या था और नेस सर्वेक्षण में क्या था। देखिए यह वर्ष 2005 से संचालित एक घरेलू सर्वेक्षण है। ये स्कूल आधारित है। देखिए ये स्कूल आधारित सर्वेक्षण है NAS। और एसर जो है ये 2005 से संचालित एक घरेलू सर्वेक्षण है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से वन ऑन वन मौखिक मूल्यांकन किया जाता है। ये पेन पेपर के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। ये सभी बच्चों के प्रतिनिधि प्रदर्शित पर आधारित होते हैं। ये सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नामांकित बच्चों को शामिल करता है। ये पठन और गणित जैसे मूलभूत कौशल पर केंद्रित है। ये विभिन्न कौशलों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सर्वेक्षण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। यह सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित किया जाता है। नास और एसर। देखो यह नागरिक आधारित सिटीजन लेड सर्वेक्षण है तथा इसका संचालन प्रथम नामक NGO द्वारा चलाया जाता है। प्रथम। यह सर्वेक्षण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा संचालित किया जाता है।
उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, देखिए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में क्या होता है, देखिए हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018-19 के लिए अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण की सर्वेक्षण जारी की है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 से प्रतिवर्ष वेब आधारित AISHE का संचालन किया जाता है। इस सर्वेक्षण में देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान को शामिल किया जाता है, जिन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्टेट एलोन विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान है। शैक्षणिक विकास से संबंधित संकेतों की AISHE के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि संस्थानों का घनत्व, डेंसिटी। संस्थान में डेंसिटी क्या है बच्चों का? सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितने बच्चों ने नामांकन लिया, संस्थान में कितने घनत्व है उसको देखते हैं। उसके बाद है कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, प्यूपिल टीचर रेशियो। लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, प्रति छात्र व्यय, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब देखा जाता है। AISHE के प्रमुख निष्कर्ष क्या है? उच्चतर शिक्षा में नामांकन, भारत में उच्चतर शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग के सकल नामांकन अनुपात द्वारा वर्ष 17-18 में 25.8% आंशिक रूप से बढ़कर 26% हो गया। इसमें पुरुषों की भागीदारी 26% और महिलाओं की भागीदारी 26.4% है। छात्र नामांकन के उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान में, छात्रों के नामांकन के अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान है। उच्चतर शिक्षण संस्थान की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या और उच्चतर शिक्षक संस्थान की कुल संख्या में भी वृद्धि हुई है। घटता लैंगिक अंतराल, नामांकित विद्यार्थियों में 51.36% पुरुष और 48.64% महिलाएं हैं, जो उच्चतर शिक्षा में लैंगिक अंतराल में होने वाली कमी को दर्शाता है। कॉलेज घनत्व, अर्थात 1 लाख पात्र आबादी पर महाविद्यालय की संख्या अखिल भारतीय औसतन की तुलना में बिहार में से 7 और कर्नाटक में से 53 है। छात्र शिक्षक अनुपात आदि नियमित आधार पर, छात्र शिक्षक अंतराल नियमित आधार पर नामांकन स्वीकार किया जाता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में यह अनुपात 29 है। विदेशी छात्रों में सर्वाधिक हिस्सेदारी विदेशी छात्रों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? पड़ोसी देश की है। किस पड़ोसी देश की है? तो नेपाल की है। नेपाल शीर्ष स्थान पर है और उसके पश्चात अफगानिस्तान का स्थान है। यानी कि नेपाल और अफगानिस्तान के छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं इंडिया में। सामाजिक पिछड़ापन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के मध्य छात्र नामांकन क्रमशः 14.89% एवं 5.53% है। अल्पसंख्यकों में 5.23% है और छात्र मुस्लिम वर्ग के 2% समुदायों के हैं। सामाजिक पिछड़ापन में अगर देखा जाए शिक्षा के स्तर में, तो सबसे ज़्यादा पिछड़ित जो है वो मुस्लिम छात्र हैं। उसके बाद SC ST का प्रतिशत है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम अल्पसंख्यक का जो हिस्सा है 5% है और SC ST का जो हिस्सा है 14% है और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वो 2% है। तो एजुकेशन अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स आया है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 2019 से 2024 में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने हेतु 1 लाख करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन समावेश कार्यक्रम प्रारंभ किया है, करने की योजना बनाई है। शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये नीति और कार्यान्वयन के माध्यम के अंतराल को कम करने में सहायक होगी। उच्चतर उद्देश्य इसका क्या है? उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दुगना करना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों तक पहुंच हेतु भौगोलिक विषमता संबंधी बाधाओं को दूर करना, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को देश भर में लागू करना, कम से कम 20 भारतीय संस्थान को शीर्ष वैश्विक संस्थानों की सूची में लाना, कम से कम 20 भारतीय संस्थानों को शीर्ष वैश्विक संस्थानों की सूची में लाना तथा अनुसंधान नवाचार के परिवेश को बढ़ावा देना। छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में आवश्यक सुधार करना और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए रूपरेखा तैयार करना, बेहतर मान्यता प्रणाली, शिक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग और शासन सुधार और निवेशकों में मात्रात्मक वृद्धि करना।
नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें देखिए सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नई योजना नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT की घोषणा की है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिकतम परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूल बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाली कंपनियों के साथ साझेदारी करना, ठीक है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग करने वाली कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को सुगम पहुंच के लिए तकनीक पर कार्य करने वाली स्टार्टअप कंपनियों को एक साझा मंच प्रदान करना है। एडिटेक कंपनियां समाधान विकसित करने और नीट पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों के पंजीकरण के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी। ये अपनी नीति के अनुसार शुल्क भारित करने के लिए स्वतंत्र होगी, यानी कितना भी पैसा ले सकती है। चयनित एडिटेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। MHRD ये सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए बड़ी संख्या के लिए स्वतंत्र रूप से समाधान उपलब्ध हो सकें। देखो नीट जो है, नीट इसके तहत राष्ट्रीय NEAT प्लेटफॉर्म का सृजन और प्रबंधन किया जाएगा, जो इन तकनीकी समाधानों के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करेगा। कंपनियां वंचित समुदाय के छात्रों के लिए नीट पोर्टल माध्यम से उनके समाधान हेतु कुल पंजीकरण पर मुफ्त कूपन 25% की सीमा तक प्रदान करेगी। MHRD के अधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो कि देश में तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक निकाय है, NEAT कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इस योजना का संचालन MHRD के द्वारा गठित एक सर्वोच्च समिति के मार्गदर्शन में किया जाएगा। एडिटेक समाधान के मूल्यांकन और चयन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव, प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। हाल ही में केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ और मेधावी छात्रों की प्रतिभा का अन्वेषण करने हेतु एक मंच के रूप में काम करेगा तथा उन्हें उनकी रुचि के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये 14 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों के द्वारा परामर्श और शिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम ध्रुव तारे के नाम पर ध्रुव रखा गया। प्रत्येक चयनित छात्र ध्रुव तारा कहलाएगा। इस कार्यक्रम में 2 क्षेत्र विज्ञान और निष्पादन कलाएं शामिल हैं। इस प्रथम बैच में कुल 60 छात्र होंगे, प्रत्येक में से 30 छात्रों का चयन मुख्यतः सभी विद्यालयों की 9वीं 12वीं कक्षा के छात्रों से किया जाएगा। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार उत्तरोत्तर रचनात्मक लेखन जैसे अन्य विषयों में भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम सुर्खियों में क्यों? हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा निधि नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत प्रदत्त प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में परिवर्तन को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। PMSS का उद्देश्य सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और रेलवे सुरक्षा बल के मृतक पूर्व सेना कर्मियों की विधवाओं और बच्चों के लिए तकनीकी और स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ावा देना है। सशस्त्र बल के संबंध में इसे पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अर्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के संबंध में इस योजना को क्रमशः गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नवीन परिवर्तन इसमें क्या किया कि इस योजना में आतंकवादी नक्सली हमले के दौरान शहीद हुए राज्य पुलिस अधिकारियों के आश्रितों को भी शामिल किया गया है। नई बात इसमें यह है कि इसमें जो है राज्य पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया जो नक्सली और आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि के बारे में बात करते हैं। एनडीएफ, इसे राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकद और अन्य प्रकार के स्वैच्छिक दान का प्रभार लेने और उनके उपयोग पर निर्णय लेने के लिए स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। एनडीएफ एक राष्ट्रीय रक्षा निधि है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका उपयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। ये एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित होता है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में और रक्षा, वित्त मंत्री, गृह मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस, इसमें देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसेस में क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 और उच्च संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान किया। इस कार्यवाही के कारण अभी सूची में कुल 20 संस्थान शामिल हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है? लक्ष्य, इस योजना का लक्ष्य IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रूप में चयनित उच्च शिक्षण संस्थान को आगामी 10 वर्षों में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 और आगे के वर्षों में 100 संस्थानों में स्थान दिलाना है। इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को देश के भीतर विश्व स्तरीय शिक्षण और नामांकन सुविधाएं प्रदान करना और देश की शिक्षा को सामान्य स्तर में वृद्धि करना। वित्तीय सहायता इसकी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को वित्तीय सहायता जो है चयनित प्रत्येक सर्वाधिक संस्थान को 5 वर्ष की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। निजी संस्थान के मामले में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, परंतु उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी से विशेष वर्ग के रूप में अधिक स्वायत्तता हेतु अधिकृत किया जाएगा। ग्रीनफील्ड संस्थान, ग्रीनफील्ड संस्थान क्या है? देखिए ग्रीनफील्ड संस्थान क्या है? ग्रीनफील्ड संस्थान को अपने संस्थान की स्थापना और परिचालन हेतु 3 वर्ष की समय अवधि प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात सशक्त विशेषज्ञ समिति एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी ऐसे संस्थानों को IOE दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी। सरकार ने वर्ष 2018 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले 104 संस्थानों में से सिर्फ 20 संस्थानों को इसके लिए चुना है। देखो IOE दर्जे की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो अत्यधिक स्वायत्तता और प्रवेश लेने वाले छात्रों के 30% तक विदेशी छात्रों के प्रवेश की अनुमति होगी। संकाय की कुल संख्या में 25% तक विदेशी संकाय को भर्ती करने की अनुमति होगी। 20% तक ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराना होगा। UGC की अनुमति के बिना वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित करना होगा। बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी छात्रों पर शुल्क प्रभारित और निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। डिग्री लेने हेतु क्रेडिट आवर्स और वर्षों की संख्या में के संदर्भ में पाठ्यक्रम संरचना में लचीलापन लाना होगा। IOE को करिकुलम और पाठ्यक्रम आदि के संदर्भ में पूर्ण लोचशीलता प्रदान करनी होगी। परामर्श योजना स्कीम, इसका और तथ्य कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की परामर्श योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रीडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल NAAC के से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को परामर्श प्रदान किया जाएगा। इस योजना के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत पाठ्यक्रम संबंधी हैं। पहलू शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार, संस्थागत मूल्य, व्यवहार आदि शामिल किए जाएंगे। इस योजना के तहत UGC की गुणवत्ता अधिशेष क्वालिटी ऑफ मैंडेट में सूचीबद्ध गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए परामर्श हेतु 1000 उच्च संस्थानों को लक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रतिपादन, देखिए इसमें क्या है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC है। इसे वर्ष 1994 में UGC के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में शामिल किया गया था। NAAC को 1994 में UGC को एक स्वायत्त संस्थान के रूप में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को उच्चतर शिक्षण संस्थान की कार्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाता है। NAAC अपना कार्य सामान्यतः परिषद और कार्यकारी समिति के माध्यम से संपन्न करती है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासक, नीति निर्माता और भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों से वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल होते हैं। UGC के अध्यक्ष ही NAAC की सामान्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जो UGC का अध्यक्ष होता है वही NAAC की सामान्य परिषद का अध्यक्ष होता है। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष एक उत्कृष्ट अकादमिक व्यक्तित्व होता है। उनकी मनोनयन सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
स्टडी इन इंडिया। तो स्टडी इन इंडिया ये एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो विदेशी छात्रों को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण ग्रहण करने के लिए आकर्षित करने हेतु बजट 2020 में स्टडी इन इंडिया योजना के तहत इंडोसैट परीक्षा प्रारंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि एशिया और अफ्रीका से भारत में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जा सके। स्टडी इन इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की एक आकर्षक शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान स्थापित करके विदेशी छात्रों को लक्षित करना है। ये कार्यक्रम दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के चयनित 30 से अधिक देशों से अंतर्राष्ट्रीय छात्र और छात्राओं को आकर्षित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो, पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर में सुधार करना, इसका कूटनीति में एक साधन के रूप में उपयोग करना, भारत में अंतर्गामी इनबाउंड अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि करना, वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार हिस्सेदारी को 1% से दुगना करके 2% करना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय तथा प्लवन प्रभावों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं के योगदान में वृद्धि करना, उच्चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना, शैक्षणिक गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक रैंकिंग में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं की संख्या में निर्यात आयात असंतुलन को कम करना, बाहर जाने वाले एवं देश में आने वाले छात्रों के लिए आयात संतुलन को कम करना। यह कार्यक्रम वहनीय दरों पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को सीटें प्रदान करने के माध्यम से चयनित प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी की परिकल्पना करता है। इसी नीति में मेधावी विदेशी छात्र छात्राओं के लिए प्रस्तावित शुल्क काफ़ी संस्थान द्वारा निर्धारित की जाएगी। शुल्क माफ़ी पर आने वाला व्यय संबोधित संस्थान को वहन करना होगा। इसके लिए सरकार से कोई अतिरिक्त नकदी प्रवाह प्रस्तावित नहीं हो। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। मिनी रत्न श्रेणी 1 का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE EDCIL इंडिया लिमिटेड स्टडी इन इंडिया शिक्षण अभियान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्रियान्वयन एजेंसी है। विदेशी छात्र छात्राओं के प्रवेश हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करने वाले केंद्रीकृत प्रवेश वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। देखो इसमें क्या है, इसका प्रमुख निष्कर्ष क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT शीर्ष 10 में से 7 संस्थान प्राप्त करके सूची में वर्चस्व बनाए हुए हैं। लगातार दूसरे वर्ष IIT बॉम्बे इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में सार्वजनिक विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, उच्चतर शिक्षा से संबद्ध संस्थानों द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है। संस्थानों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए 8 संकेतकों से युक्त एक कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये संकेतक निम्नलिखित है। शैक्षणिक प्रतिष्ठा 30% भारित, नियोक्ता की प्रतिष्ठा 20%, संकाय छात्र अनुपात 20%, PhD धारक शिक्षकों का अनुपात 10%, प्रति संकाय शोध पत्रों की संख्या 10%, प्रति शोध पत्र अनुलेखन की संख्या 5% है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात 2.5%, अंतर्राष्ट्रीय संकाय का अनुपात 2.5% है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2020 में देखो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2020 में एशिया के 555 शीर्ष संस्थानों में 96 भारतीय संस्थान शामिल हैं। अगर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया को अगर देखा जाए 2020 में, तो एशिया के 550 शीर्ष संस्थानों में 96 भारतीय संस्थान हैं, ठीक है ना। इसमें केवल चीन के संस्थान की संख्या भारत के संस्थान की तुलना में अधिक है। इस वर्ष शीर्ष 10 में से चीन के 4 संस्थान शामिल हैं, जबकि शीर्ष 30 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। इसमें केवल चीन के संस्थानों की संख्या भारत के संस्थानों की तुलना में अधिक है। इस वर्ष शीर्ष 10 में चीन के 4 संस्थान हैं, लेकिन शीर्ष 30 में भारत का एक भी विद्यालय शामिल नहीं है। भारत के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे विगत वर्ष की तुलना में एक स्थान गिरकर 34वें स्थान पर आ गया है। इसके पश्चात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली 43वें स्थान पर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 50वें स्थान पर।
अन्य संबंधित तथ्य क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के बारे में जानते हैं। क्यूएस विश्वविद्यालय क्या है देखिए। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त एक ब्रिटिश कंपनी क्वैकरेली सेमंड्स द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्तमान में क्यूएस प्रणाली में 5 स्वतंत्र देश एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया और अरब क्षेत्र एवं ब्रिक्स सहित समग्र वैश्विक और विसंगत रैंकिंग प्रदान की जाती है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक टाइम्स जो है ना, टाइम्स पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु और RIT रोपड़ को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में IISc इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान बना हुआ था। इन दोनों संस्थानों ने विश्व के 301-350 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 300 में अपनी जगह बनाई है। चलिए अब हम स्वास्थ्य पर आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 NMC बिल लाया गया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है ना, मेडिकल शिक्षा को बेहतर करने के लिए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 लाया गया था। इसके विषय में जानते हैं कि ये क्या था। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये, इसकी पृष्ठभूमि देखिए। प्रोफेसर रंजीत राय चौधरी समिति वर्ष 2015 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद मेडिकल काउंसिल ऑफ MCI के कार्यों में संरचनात्मक सुधार करने की अनुशंसा की गई थी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का सुझाव दिया गया था। इसके पूर्व विभिन्न समितियों जैसे कि लोढ़ा पैनल अरविंद पनगड़िया ने भी MCI को समाप्त करने का सुझाव दिया था। कुछ समय पूर्व सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद NMC अध्यादेश 2018 के माध्यम से MCI के MCI के निरसन सस्पेंशन का निर्णय लिया था। इसके साथ ही MCI की शक्ति को निर्वाचित परिषद निकाय से हस्तांतरित करके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दिया गया है। हाल ही में सरकार ने एक अध्यादेश के अंतरिम प्रावधानों को जारी रखते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2019 को भी पारित किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम 2019 के माध्यम से MCI को एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित करने के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि NMC अधिनियम 2019 के माध्यम से MCI को एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित करने के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की बात की गई है। भारतीय चिकित्सा परिषद जो है नेशनल MCI ये एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। ये निम्नलिखित को विनियमित करती है: चिकित्सा शिक्षा के मानक, चिकित्सा महाविद्यालय और पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने और सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति प्रदान करती है, चिकित्सकों और पेशेवर आचरण मानकों जैसे कि चिकित्सकों का पंजीकरण आदि का निर्धारण। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम के बारे में देखते हैं। देखो, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम के बारे में देखते हैं। ये अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त करने और भारतीय चिकित्सा परिषद को NMC द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रावधान करता है। ये ऐसे चिकित्सा प्रणाली का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करती है: भारतीय चिकित्सा प्रणाली में उच्च स्तरीय चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त उपलब्धता, चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाया जाए, चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना, एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना। NMC का गठन एक अधिनियम NMC के गठन का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त हम इस अधिनियम के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा की गई राज्य स्तर पर राज्य चिकित्सा परिषद की स्थापना की जाएगी। NMC और RMC तो केंद्र सरकार के द्वारा NMC में 25 सदस्य शामिल होंगे जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नामित एक खोज समिति सर्च कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को आयोग के अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के पद के लिए नामों का सुझाव दिया जाएगा। NMC के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: अध्यक्ष अनिवार्य रूप से मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, अध्यक्ष स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। 5 सदस्य के 2 वर्षों की अवधि के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत चिकित्सकों में से चुने जाएंगे।
एनएमसी का कार्य क्या है? चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मानव संसाधन और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना। चिकित्सा परामर्श परिषद मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार एक चिकित्सा परामर्श परिषद का गठन करेगी। यह परिषद राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एनएमसी के समक्ष अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने हेतु प्राथमिक मंच प्रदान करेगा। यह परिषद एनएमसी को चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान के न्यूनतम मानक स्तर बनाए रखने के संबंध में सुझाव देगा। स्वायत्त बोर्ड है। इस अधिनियम के अंतर्गत एनएमसी की निगरानी में स्वायत्त बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान है। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बोर्ड्स निम्नलिखित है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ये मानकों के पाठ्यक्रमों और दिशा निर्देशों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही ये क्रम स्नातक और परास्नातक स्तर पर प्राप्त चिकित्सा शिक्षा को मान्यता प्रदान करेगा। यूजी मेब और पीजी मेब। मेडिकल एजुकेशन बोर्ड चिकित्सा संस्थान के निरीक्षण और रेटिंग के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB और पेशेवर आचरण और चिकित्सा नीति शास्त्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं CHP के राष्ट्रीय रजिस्ट्रों को भी बनाएगा। सीमित लाइसेंसिंग। इस अधिनियम के तहत एनएमसी चिकित्सा क्षेत्र के लिए आधुनिक चिकित्सा पेशे से जुड़े कुछ मध्यम स्तर के चिकित्सकों को एक सीमित लाइसेंस प्रदान कर सकता है। ये मध्यम स्तर के चिकित्सक प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल हेतु निर्दिष्ट दवाएं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। एनएमसी ऐसे सभी चिकित्सा संस्थान में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट। बाप रे बाप। देखिए इसमें क्या किया गया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इस अधिनियम में ये भी उल्लेख किया गया है कि MBBS के पश्चात, यानी कि जब आप MBBS कर लेंगे उसके पश्चात प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है, स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में भी कार्य करेगा। फीस का विनियमन। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी चिकित्सा संस्थान और डीम्ड विश्वविद्यालय में 50% सीटों के फीस एवं शुल्कों के निर्धारण के लिए एनएमसी को दिशा निर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में ऐसी संस्थानों में 85% सीटों के संबंध में शुल्कों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा शेष का निर्धारण प्रबंधन के लिए किया जाता है। वर्तमान में ऐसी संस्थान में 85% सीटों के संबंध में शुल्कों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा शेष निर्धारण प्रबंधक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ऐसे संस्थान फीस का विनियमन। अधिनियम के अंतर्गत निजी चिकित्सा संस्थान और डीम्ड विश्वविद्यालय में 50% सीटों के फीस एवं शुल्क के निर्धारण के लिए एनएमसी के दिशा निर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया गया कि 50% सीट जो है वो एनएमसी उसके ऊपर फीस निर्धारित करेगी। ठीक है। तो वर्तमान में ऐसी संस्थान में 85% सीटों के संबंध में शुल्क का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा शेष का निर्धारण प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल।
देखो, स्वास्थ्य देखभाल सेवा क्रमिक और नैदानिक प्रतिष्ठान हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध विधेयक 2019, द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019। सुर्खियों में क्या? हाल ही में सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा क्रमिक और नैदानिक प्रतिष्ठान हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध विधेयक 2019 तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार 75% स्वास्थ्य कर्मियों को अपने कैरियर के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्ययन के अनुसार 75% स्वास्थ्य कर्मियों को अपने कैरियर के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार 75% स्वास्थ्य कर्मियों को अपने कैरियर के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से 50-60% हिंसा आईसीयू और आपातकालीन सेवा प्रभाग में होता है। वर्तमान में इस प्रकार के हिंसा कृत्य हेतु भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न राज्य कानूनों के अंतर्गत भी संरक्षण प्रदान किया गया। हालांकि वर्तमान कानून स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में विद्यमान कमियों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सेवा क्रमिक और नैदानिक प्रतिष्ठान हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध विधेयक 2019 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, उसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल सेवा क्रमिक और नैदानिक प्रतिष्ठान हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध विधेयक 2019 की प्रमुख विशेषताएं। हिंसा की परिभाषा। प्रारूप विधेयक के अंतर्गत हिंसा से तात्पर्य ऐसी किसी भी कार्य से है जिसमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के जीवन की हानि हो सकती है, उन्हें चोट पहुंच सकती है या उनके जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए अवरोध या बाधा उत्पन्न हो सकती है और एक चिकित्सकीय प्रतिष्ठान में किसी संपत्ति या दस्तावेज को हानि या क्षति पहुंचाई जा सकती है। संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। प्रारूप विधेयक में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के विरुद्ध किए जाने वाले हिंसात्मक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। ऐसे अपराधों की जांच पुलिस अधीक्षक डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रतिष्ठान के लिए कवरेज की सीमा। इसके तहत चिकित्सा नर्सों और पारा चिकित्सकीय कर्मियों से लेकर चिकित्सकीय नर्सों, चिकित्सकीय छात्रों और एम्बुलेंस चालकों तक को शामिल किया गया है। चिकित्सकीय प्रतिष्ठान की संपत्ति में अस्पताल, क्लिनिक, औषधालय, स्वास्थ्यालय, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि एक मोबाइल यूनिट सचल इकाई भी सम्मिलित है। दंड और अर्धदंड। प्रारूप विधेयक के अंतर्गत हिंसा करने वाले या ऐसी हिंसा को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड के साथ 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को गंभीर क्षति पहुंचाता है तो उसे 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के दंड के रूप में 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि तक कारावास की सजा दी जा सकती है। इसे लेकर 10 वर्ष। प्रारूप विधेयक के अंतर्गत दोषी व्यक्ति किए गए अपराधों के लिए दंड के अतिरिक्त प्रभावित पक्षों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। जैसे संपत्ति क्षतिग्रस्त किए जाने की स्थिति में दोषी द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य का 2 गुना भुगतान किया जाएगा। यदि दोषी व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा तो राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करके राशि वसूल की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल है। मेंटल हेल्थ केयर। तो ये क्यों है मेंटल हेल्थ केयर? हाल ही में भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल पर चर्चा हुई है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है?
हालिया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 150 मिलियन लोगों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की देखभाल करने की आवश्यकता है। हम इसमें आगे ये कहा गया है कि उसमें से 70 से 92% लोग देखो, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल पर चर्चा हुई है। पृष्ठभूमि। हालांकि हालिया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 150 मिलियन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की देखभाल करने की आवश्यकता है। इससे आगे ये कहा गया है कि इसमें से 70 से 92% लोग उपचार प्राप्त करने में विफल रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में विश्व स्तर पर किशोर आत्महत्या की दर सर्वाधिक है। मानसिक स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य 3 का भाग है। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सतत विकास लक्ष्य 3 का भाग है। इसका उद्देश्य सभी के कल्याण पर बल देना है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मुद्दे क्या है? समस्याओं के बारे में जागरूकता का अभाव है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का भी अभाव है। जागरूकता के अभाव के कारण सामाजिक कलंक, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, कार्यान्वयन का अभाव। केवल 19 राज्यों ने ही अब तक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लागू किया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यह वर्ष 1982 में लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार मानसिक विकारों, रोगों का पता लगाने, प्रबंधन, उपचार के लिए देश के 517 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 शुरू की है। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 शुरू की है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तक सार्वभौमिक पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नेतृत्व को मजबूत करना, केंद्र तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, नागरिक समाज संगठनों की भूमिकाएं प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य से समस्याग्रस्त लोगों से भेदभाव से बचाने के लिए उनके निर्णयों के संबंध में उनकी स्वायत्तता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को अधिनियमित किया है। राह RAAH राह ऐप इस ऐप का निर्माण राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस स्नायु विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया है। ठीक है। निम्हांस ऐप है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो लोगों को सरकारी और अन्य संगठन जैसे NGO, क्लिनिक, अस्पताल, पुनर्वास केंद्रों तक साथ कार्य करने वाले पेशेवरों तथा मनोचिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, मनोरोगी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा विशेषज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, इसके बारे में जानते हैं क्या है? मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति के पास वहनीय कीमत पर तथा बेघरों और BPL को निःशुल्क दरों पर सरकार द्वारा संचालित और वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा। अग्रिम निर्देश। मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को अपने उपचार के संबंध में अपने नामित प्रतिनिधि के बारे में अग्रिम निर्देश देने हेतु समर्थ बनाया गया है केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण। इन निकायों से ये अपेक्षा की गई है कि ये मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, पेशेवरों, कानूनों, प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य मुद्दों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को विनियमित करेंगे। आत्महत्या को अपराध नहीं माना जाएगा। आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा और IPC की धारा 309 के तहत दोषी नहीं माना जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग ये एक अर्ध न्यायिक निकाय होगा। ये समय समय पर मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण पर सरकार को अग्रिम निर्देश और सलाह देगा तथा प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा और अग्रिम निर्देशों का प्रबंधन करेगा। मांसपेशियां स्थिर करने वाली औषधि और एनेस्थीसिया का उपयोग किए बिना मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति की इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं की जाएगी। मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट आई है इंडिया की, तो ये भी सुर्खियों में है।
देखो, मैटरनल मॉर्टेलिटी डिक्लाइन हाल ही में प्रति दर्श पंजीकरण सर्वेक्षण सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस के द्वारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस के द्वारा जारी किए गए मातृत्व मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन में भारत में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। मातृत्व मृत्यु WHO के अनुसार मातृत्व मृत्यु से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था की समाप्ति के 42वें दिन के भीतर महिला की मृत्यु हो जाने से है, जो कि गर्भावस्था की अवधि आदि के विपरीत गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या उसके द्वारा प्रेरित किसी भी कारण से हो सकती है, किंतु किसी दुर्घटनावश आकस्मिक कारण से नहीं होनी चाहिए। किसी और कारण से हो सकती है लेकिन किसी दुर्घटना या आकस्मिक कारण से नहीं होनी चाहिए, उसको मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। मातृत्व मृत्यु दर MMR से प्रति 1,00,000 जीवित जन्म में प्रसव के कारण मरने वाली माताओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। लगभग 75% मृत्यु मातृत्व मृत्यु के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है, जैसे कि गंभीर 75% मातृत्व मृत्यु दर का कारण क्या है? गंभीर रक्तस्राव, मुख्यतः प्रसव के पश्चात। गंभीर रक्तस्राव प्रसव के पश्चात। संक्रमण, सामान्यतः प्रसव के पश्चात संक्रमण हो जाता है। इन्फेक्शन, गंभीर हेवी ब्लीडिंग, संक्रमण, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप तथा BP हाई होना। देखो, अंडा ज़्यादा नहीं खाओ। प्रसव और असुरक्षित गर्भपात की जटिलताएं। प्रसव और असुरक्षित गर्भपात की जटिलताएं। प्रसव एवं असुरक्षित गर्भपात की जटिलताएं संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक वैश्विक MMR को घटाकर 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर से कम करने का लक्ष्य है। प्रासंगिक सरकारी पहल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लक्ष्य। प्रासंगिक सरकारी पहल की गई है मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, लक्ष्य हो गया, पोषण हो गया, पोषण अभियान हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल सुमन हो गया। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS यह संपूर्ण देश में विस्तृत निष्पक्ष प्रतिनिधि इकाइयों में जन्म और मृत्यु की दोहरी रिकॉर्डिंग की प्रणाली पर आधारित है। देखो, SRS के द्वारा क्या होता है? जनसंख्या संरचना, प्रजनन, मृत्यु और जन्म मृत्यु के समय चिकित्सा देखभाल के संबंध में वार्षिक अनुमान प्रदान किया जाता है, जो हेल्थ केयर तक पहुंच के संदर्भ में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है। SRS उन संकेतकों पर विश्वसनीय और निरंतर डेटा सृजित करने हेतु रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय की एक पहल है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है कि भारत में MMR वर्ष 2014-16 में 130 से घटकर 2015-17 में 122 रह गई है। SRS ने राज्यों को निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सशक्त कार्रवाई समूह, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, EAG राज्यों में MMR 188 से घटकर 175 हो गई है। दक्षिण राज्य में जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में MMR 77 से घटकर 72 हो गई है। अन्य राज्य जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में 93 से 90 हो गई है। केरल में MMR न्यूनतम 42 है, जबकि असम में सर्वाधिक 229 है। कर्नाटक में MMR में सर्वाधिक गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में मातृत्व मृत्यु मदर मॉर्टेलिटी रेट में 15 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। और केरल में मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है। सर्वाधिक कमी कर्नाटका में केरल में 42 है। केरल में जो है मातृत्व मृत्यु दर जो है 42 है और असम में 229 है, सबसे ज़्यादा। स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत, हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। पृष्ठभूमि इसकी क्या है? इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों या पैमानों के साथ साथ समग्र प्रदर्शन में हुए वार्षिक वृद्धिशील परिवर्तन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की जाती है। विश्व बैंक की तकनीकी सहायता के साथ एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा तैयार
किया गया है। यह स्वास्थ्य सूचकांक निम्नलिखित 3 क्षेत्रों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है। स्वास्थ्य परिणाम 70% है, अभिशासन और सूचना 12% है, महत्वपूर्ण जानकारियों और प्रक्रियाओं 18% है। प्रत्येक डोमेन के भारांक का निर्धारण इसके महत्व के आधार पर किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को एक स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसी इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। रिपोर्ट में एक समान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य समानता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य यूटीआई को बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। नीति आयोग द्वारा राज्यवार स्वास्थ्य रैंकिंग पर पहली बार 2018 में रिपोर्ट जारी की गई थी। इसकी द्वितीय रिपोर्ट 2015-16 से वर्ष 2017-18 की अवधि 2 वर्ष की अवधि में प्रदर्शन की जांच करती है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे? स्वास्थ्य सूचकांक में समग्र स्थिति का चित्रण। देखो 2015-16 वर्ष 17-18 के मध्य केवल आधे राज्यों यूटीज के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है। अपेक्षाकृत बड़े छोटे राज्यों की तुलना में यूटीज के प्रदर्शन में अधिक सुधार दर्ज किया गया है। बड़े राज्य समग्र प्रदर्शन के मामले में केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि हरियाणा, राजस्थान, झारखंड वार्षिक एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं। छोटे राज्य मिजोरम, मणिपुर समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पर हैं, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष रैंकिंग पर है। यूडीज चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली को समग्र प्रदर्शन चंडीगढ़ 1, दादरा 2 साथ वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन दादरा नगर हवेली 1, चंडीगढ़ 2 के मामले में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। 5 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स का प्रदर्शन। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में कमी दर्ज की गई है। समग्र प्रदर्शन में व्यापक असमानता। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रदत्त अंक सर्वाधिक निस्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। केरल को प्राप्त 74.01 स्कोर की तुलना में उत्तर प्रदेश 28.61% रहा। प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी के आधार पर किए गए मापन के अनुसार राज्यों को संघ शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर और आर्थिक विकास के स्तर और माध्यम के समान सकारात्मक संबंध विद्यमान थे। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स। सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे 8 राज्यों की जनसंख्या को स्थिर करने हेतु 2001 की जनगणना रिपोर्ट का संदर्भ लेते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक सशक्त कार्रवाई समूह का गठन किया है। इस राज्य में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल हैं। WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटजी CCS। हाल ही में भारत सरकार ने WHO इंडिया कंट्री सहयोग समिति 2019 से 2023 परिवर्तन का समय कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी CCS 2019 से टाइम ऑफ ट्रांजिशन का सार्वजनिक डोमेन में शुभारंभ किया है। परिवर्तन का समय आ गया है। हाल ही में WHO इंडिया कंट्री सहयोग नीति 2019-23 परिवर्तन का समय आ गया है का सार्वजनिक डोमेन में शुभारंभ किया गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखो, इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी CCS, WHO CCS इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी। यह रणनीति अर्थात WHO इंडिया CCS 2019-23 WHO के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। ये WHO को भारत सरकार के साथ अपने स्वास्थ्य क्षेत्रों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने हेतु एक रोड मैप प्रदान करता है। CCS में उल्लेखित प्राथमिकताओं और गतिविधियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया है। इंडिया CCS प्रथम पहल है जो पूर्णतः हाल ही में अंगीकृत WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क और इसके ट्रिपल बिलियन टारगेट के अनुरूप है। WHO इंडिया CCS के प्रमुख बिंदु क्या है? देखो, ये CCS वर्ष 2019-23 की 5 वर्ष की अवधि को कवर करता है। यह व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं और इसी के अनुरूप फोकस कार्यक्रम के क्षेत्रों को निर्धारित करता है। ये कार्रवाई के लिए निम्नलिखित 4 रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के क्षेत्र में प्रगति को तीव्र करता है। स्वास्थ्य के निर्धारकों को संबोधित करके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा प्रदान करता है। स्वास्थ्य प्राप्त स्थितियों के प्रति लोगों की बेहतर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
देखो WHO को जो है ना 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है। WHO में वर्तमान में 194 सदस्य देश शामिल है, जिनमें सभी कुक आइलैंड और नियाऊ के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं। WHO को इसके सदस्य राष्ट्रों और बाहरी दानदाताओं से वित्त पोषण प्राप्त होता है। WHO को उसके सदस्य राष्ट्रों और बाहरी दानदाताओं के द्वारा वित्त पोषण प्राप्त होता है। देखो, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO का विधायी और सर्वोच्च निकाय है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये WHO का विधायी और सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है और ये WHO के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करता है। इसके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। WHO द्वारा निम्नलिखित का प्रकाशन किया जाता है कि WHO के द्वारा निम्नलिखित का प्रकाशन किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आदि। भारत वर्ष 1948 में WHO का पक्षकार बना। देखो, WHO का 13वां जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क GPW 13 इसे वर्ष 2018 के सदस्य देशों के द्वारा अपनाया गया। WHO ने 3 बिलियन टारगेट को प्रस्तुत किया। 1 अरब अधिक लोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को से लाभान्वित होंगे। 1 अरब अधिक लोग स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बेहतर रूप से संरक्षित होंगे। 1 अरब और अधिक लोग बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण से लाभान्वित होंगे। विश्व हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा का 72वां सत्र जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्माणकारी निकाय है, जिसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? संगठन की नीतियों का निर्धारण, महानिदेशक की नियुक्ति, वित्तीय नीतियों का सर्वेक्षण, प्रस्तावित कार्यक्रम, बजट की समीक्षा और अनुमोदन। WHA के 72वें सत्र के दौरान अंगीकृत महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की भूमिका को मान्यता प्रदान की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वर्ष 2018 के विश्व सम्मेलन में अपनाए गए अस्ताना घोषणा पत्र के प्रवर्तन हेतु सक्षम उपायों के क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों से आग्रह किया गया है। आस्ताना घोषणा पत्र ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने हेतु एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। आस्ताना घोषणा पत्र जो है ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। यह घोषणा पत्र वर्ष 1978 के ऐतिहासिक अल्मा आटा घोषणा पत्र की पुनर्पुष्टि करता है। अल्मा आटा घोषणा पत्र यह प्रथम घोषणा पत्र था जिसने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव में सदस्य देशों से निर्धन, सुबेद, हाशिए पर रहे लोगों व समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ UHC की ओर प्रगति को तीव्र करने का निवेदन किया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा UHC पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। UHC पर संयुक्त राष्ट्र संघ की ये प्रथम उच्च स्तरीय बैठक है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक UHC प्राप्त करने की दिशा से प्रगति को त्वरित करने हेतु वैश्विक समुदाय को एकजुट करना है। ठीक है ना। देखो, इसमें राज्य अध्यक्षों एवं सरकारों की राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। सतत विकास लक्ष्य हेतु एजेंडा 2030 में भाग के रूप में भी सभी देश वर्ष 2030 तक UHC प्राप्त करने का प्रयास हेतु प्रतिबद्ध है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 NHP 2017 के तहत कौन कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये देखते हैं। NHP 2017 के तहत निर्धारित लक्ष्य हैं जैसे वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है। वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तक करना है। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक लाना है। 2025 तक राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तरों पर कुल प्रजनन दर को कम करके 2.1% तक लाना है। मातृत्व मृत्यु दर को 2020 तक मृत्यु दर को वर्तमान स्तर से घटाकर 100 पर लाना है।
2025 तक न्यूनेटल मृत्यु दर को कम करके 16 और स्टिल बर्थ मृत जन्मा बच्चा दर को इकाई अंक तक लाना है। महत्वपूर्ण प्रावधान। वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को वर्तमान में जीडीपी के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत करना है। राज्यों को वर्ष 2020 तक अपने बजट का 8% या उससे अधिक स्वास्थ्य पर व्यय करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को वर्तमान में जीडीपी का 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत करना है और राज्यों को 2020 तक अपने बजट का 8% तक स्वास्थ्य पर व्यय करना है। ठीक है ना, 8% से अधिक स्वास्थ्य पर व्यय करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मेडिसिन की प्रणालियों में क्रॉस रेफरल कोलोकेशन इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस को सम्मिलित करके त्रिआयामी एकीकरण द्वारा आयुष प्रणालियों को मुख्य धारा में लाना है। इसमें कहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मेडिसिन की प्रणाली में क्रॉस रेफरल कोलोकेशन इंटीग्रेटिव प्रैक्टिसेस को शामिल करके त्रिआयामी एकीकरण द्वारा आयुष प्रणालियों की मुख्य धारा में लाना है। निम्नलिखित के माध्यम से सभी के लिए वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना है। दवाओं और निदान आपातकालीन आवश्यक सेवाओं को सार्वभौमिक तक पहुंचाना है। दवाओं और निदान आपातकालीन और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच विकसित करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएचसी सेवाओं के लिए प्रत्येक परिवार का एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। पीएचसी सेवाओं के लिए प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। ठीक है ना। सार्वजनिक अस्पतालों में संयोजन के माध्यम से द्वितीय और तृतीय देखभाल सेवाएं स्वास्थ्य देखभाल की कमी वाले क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं से रणनीतिक खरीद और सभी राज्यों में जन स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग स्थापित करना है। एनएचपी में चिन्हित परिवर्तन शिफ्ट सीन्स इन न्यू पॉलिसी। देखो, संचारी से गैर संचारी रोगों की ओर इसमें प्री स्क्रीनिंग का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025 तक गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एनसीडीज के कारण होने वाली असमय मृत्यु दर 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज निजी क्षेत्र के सहयोग और उसका विनियमन जिसके उद्देश्य है मानक और प्रोटोकॉल निर्धारण करने के लिए नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। कोई भी प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है, उसका एक मानक जो है प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा जिसमें नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। एनएचसीएसओ की स्थापना की जाएगी। शिकायतों के निवारण हेतु अधिकरण। रोगी की देखभाल के उत्तम स्वास्थ्य की ओर रोगी की देखभाल से उत्तम स्वास्थ्य की ओर अर्ली स्क्रीनिंग और निदान को एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व बना दिया गया है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वच्छता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर शिशु और किशोर स्वास्थ्य को सर्वोत्कृष्ट स्तर तक प्राप्त करने के लिए प्राथमिक देखभाल प्री एम्पिटिव केयर के प्रति प्रतिबद्धता। यह नीति स्वास्थ्य बजट के 2/3 भाग या उससे अधिक को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने का समर्थन प्राप्त करती है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आश्वासन दिया गया। शहरी हेल्थ केयर निर्धन आबादी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वायु प्रदूषण वाहक नियंत्रण हिंसा और शहरी तनाव में कमी करने सहित स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों के मध्य अभिसरण पर शहरी आबादी की प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित किए जाने को प्राथमिकता प्रदान की गई है। पोषण और स्वच्छता ये हमारा आखिरी चैप्टर है, ठीक है ना, शायद। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या है।